नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर वोट डाले गए और जो मतदाता हैं उन्होंने ईवीएम में अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत को पैक कर दिया है वोट डाल करके। बड़ी बात यह है कि बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर चुनाव हुए और आज के चरण की समाप्ति के साथ ही लगभग बिहार की आधा सीटों पर चुनाव जो है संपन्न हो गए। पहले चरण में 4, फिर 5, फिर 5 और फिर 5 यानी कुल 19 सीटों पर चुनाव जो है आज संपन्न हो गए। बड़ी बात यह है कि देश के कुल 96 लोकसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे आज, और पिछले बार यानी साल 2019 में इन 96 सीटों में आधी सीटों पर भी एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था और बस आधी से कम सीटें एनडीए जीत पाई थी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए ये 5 सीट एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी। सुबह से ही लगातार जो है तमाम पोलिंग बूथ्स पर तमाम जो सेंटर्स बनाए गए थे जहां पे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे, वहां पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो लाइन लगा करके खड़े थे। और लगभग, क्योंकि जब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं तो लगभग शाम के 6 बज गए हैं और चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़े, जो फाइनल आंकड़े वो नहीं आ पाए। लेकिन लगभग जो टैली है वो 2019 के आसपास में जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा की बात करते हैं तो दरभंगा में पिछले बार जो है 58.35% वोटिंग हुई थी। समस्तीपुर में 60.74%, उजियारपुर में 60.15%, बेगूसराय में 62.63% और मुंगेर में 54.9% वोटिंग हुई थी 2019 में। और लगभग ये आंकड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग ये आंकड़ा थोड़ी देर बाद जारी करेगा, तो लगभग इसी के आसपास में ये टैली होने जा रही है। जो वोटिंग परसेंटेज जिसे गिरने की बात हो रही थी वैसा कुछ तीसरे और चौथे चरण में नजर नहीं आया। चौथे चरण में ये सुधार दिखा है। बड़ी बात यह है कि जिन 5 सीटों पर चुनाव आज संपन्न हुए वो दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर की हैं। और लगभग आप देखेंगे तो लगभग वो एक लाइन से वो सीटें आती हैं। दरभंगा से शुरू करते हैं और दरभंगा में क्योंकि मिथिलांचल का गेटवे भी कह सकते हैं आप दरभंगा को, और यहाँ से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के सांसद, निवर्तमान सांसद हैं, वो पिछले बार चुनाव जीत करके आए थे। उन्होंने आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी को वहां से चुनाव हराया था। चुनाव के ठीक पहले अब्दुल बारिश सिद्दीकी को लालू यादव ने इसी नीयत से एडजस्ट किया, उनको एमएलसी बना करके, ताकि वहां पर उनके जो है गलत मैसेज ना जाए। तो अब्दुल बारिश सिद्दीकी अब एमएलसी हो गए, लेकिन इस बार लालू यादव ने एमवाई के वाई को चुनाव लड़ाया वहां पे ललित यादव को। और ललित यादव जो है वो यादव जाति से आते हैं और ललित यादव जो है दरभंगा ग्रामीण से जो है वो विधायक भी हैं आरजेडी के। अब दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव की जो चुनाव के बीच में जो जंग हुई, जो जनता ने ईवीएम में उनकी किस्मत को एक तरीके से कहें कि बंद कर दिया है। दिवांशु हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग दिन भर लगातार तमाम हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स ग्राउंड से आप तक खबरें पहुंचाते रहे। न्यूज फॉर नेशन ने आपको बिहार की 5 सीटों की मेगा कवरेज दिखाई, दिन भर वोटर की राय क्या थी, और वहां पर हमने एक सैंपल कलेक्शन भी जो किया, और जो वहां का मूड है, वहां के पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम लोगों से बातचीत हम लगातार कर रहे थे। और जो हमने टैली बनाई है उसी टैली के आधार पर हम आपको एक चुनाव खत्म होने के बाद एक लगभग आसपास का एक रिजल्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वहां पर जबरदस्त प्रचार किया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एनडीए के बड़े चेहरे ने वहां पे मोर्चा संभाला। और यहां पर देवांशु, क्योंकि दरभंगा पिछली बार आरजेडी हार गई थी, इस बार क्या लग रहा है वहां पर दरभंगा की लड़ाई में गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव में किसको एज है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट आई है? देखिए, दरभंगा में तेजस्वी यादव जो थे पूर्ण रूप से, मतलब शुद्ध रूप से जो है वो एमवाई के सहारे खड़े थे, क्योंकि दरभंगा में ब्राह्मण बहुल लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। दूसरा खेमा यानी कि एनडीए खेमा जो है वो गोपाल जी ठाकुर खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो एज तो उनको था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जब शुरुआत हो रहा था प्रचार का, तो लगातार जो है वो जहाँ भी जा रहे थे गोपाल जी ठाकुर, तो ऐसा लग रहा था कि उनके विरोध में हैं स्थानीय लोग। ठीक है, मुद्दे के आधार पर, चाहे सांसद जी नहीं आते हो, इस आधार पर जो भी हो, नाराजगी थी और खुलकर सांसद महोदय के सामने प्रकट भी कर रहे थे। ठीक है, तब ये लगा कि कहीं कांटे की टक्कर तो नहीं होने जा रही है क्या, क्योंकि लेकिन हालांकि साल 2009 के बाद
इस सीट पर लगातार बीजेपी का जो है वो कब्जा है। साल 2009 में कीर्ति आज़ाद जीतते हैं, साल 2014 में भी कीर्ति आज़ाद यहाँ से सांसद बनते हैं। 2019 में पहली दफ़ा गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और 2024 के लिए खूब जद्दोजहद जो है वो करते दिखे। गोपाल जी ठाकुर के लिए खुद मोदी आए और उनके लिए एक चुनावी जनसभा किया, और ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वहाँ पड़ा है। देखिए, एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों खेमों के लिए दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में ये चुनौती थी कि अपने अपने खेमे की जो वोट बैंक है उसे सुरक्षित अपने खेमे में रखा जाए, कोई इधर उधर जो है वो कूद फांद ना हो। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल यहीं से शुरू होती है। देखिए, तेजस्वी यादव के कहा जा रहा था कई सीटों पर हो सकता है कि मुस्लिम जो है इस बार छिटके, लेकिन काफ़ी हद तक दरभंगा में तेजस्वी यादव इस मायने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि वो उनका जो एमबाई जो ताकत है, जो दीवार है, उस पर कोई हथौड़ा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हथौड़ा चल नहीं पाया, चला भी तो वो हिला नहीं पाया। तो यानी कि एमबाई इंटैक्ट है। अगर एमबाई दरभंगा में इंटैक्ट है तेजस्वी यादव के लिए, और इस बार कि मुकेश सहनी की भी पार्टी, निषादों का भी अच्छा वोट बैंक जो है वो दरभंगा में है, करीब 2 लाख निषाद समाज कहते हैं। गोरा बोरम विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मुकेश सहनी का पैतृक गांव भी है। स्वर्ण सिंह वहाँ से बीजेपी की हालांकि वो है, लेकिन वीआईपी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी। जब वीआईपी पार्टी को तोड़ा गया तो वो बीजेपी में चली गए। तो गोरा बोरम में अच्छा इम्पैक्ट मुकेश सहनी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से निकला हुआ लड़का मुंबई जाता है, फिर इतना बड़ा नेता बनता है, तो स्थानीय गोरा बोरम में कम से कम वीआईपी पार्टी मुझे लगती है कि यहाँ से लीड ले सकती है, क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार आरोप लगाते रहे, तो कांटे की टक्कर कौन जीतेगा, सीधा सवाल आपने पूछा तो सीधे ही जवाब दे देखिए। 6 विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा में हर क्योंकि अगर देखा जाए टसल मुझे लगता है कि एमवाई यहाँ पर इंटैक्ट है, और गोरा बोरम में क्योंकि मुकेश सहनी का इम्पैक्ट ये काम करेगा, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय है और उनका क्रेज़ जो है ना गोरा बोरम में तो है, लोग उन्हें बड़ा युवा नेता, डायनेमिक नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एमवाई टू एमवाई जो इंटैक्ट होने की वजह से कांटे की लड़ाई जो है गोपाल जी ठाकुर को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। दरभंगा में कांटे की लड़ाई है। अभी इस वक्त के हिसाब से कोई ये क्लियर कट नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये तो जीतेंगे ही, ये वाला हिसाब किताब दरभंगा में लोकसभा क्षेत्र में अभी नहीं बैठ रहा है। लोगों ने मतदान कर दिया, दिल खोल कर मतदान किया, और सबसे राहत की बात ये रही कि होता है ना कि मतदान अगर कम होता है तो ये फिर आकलन करना पड़ता है कि आखिर मतदान किसके वोटर नहीं आए बूथ तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, लमसम वही वाला हिसाब किताब चल रहा है 2019। लेकिन पिछले बार भी तो एमवाई ही था ना, मतलब मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया था वहाँ, उस पिछले बार भी एमवाई इंटैक्ट था वहाँ पर। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं 19 के, उसमें गोपाल जी ठाकुर और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच में लड़ाई हुई थी, और चुनाव हार गए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी करीब 2,70,000 वोटों से। तब एक आंधी था, तब एक तूफान था गोपाल जी ठाकुर के लिए। इस बार एंटी इनकम्बेंसी गोपाल जी ठाकुर के लिए भी है, और है तो हम कह रहे हैं तो है नहीं, कई दफ़ा देखा गया है, कई दफ़ा विजुअल्स हमारे पास आए। देखिए, बेगूसराय में गिराज सिंह के खिलाफ भी जो है वो कई दफ़ा विजुअल आए, लोग उनके सामने प्रोटेस्ट कई लोगों ने किया, गाड़ी के आगे आ गए। लेकिन इस शुरुआती दौर में आया गिराज सिंह, फिर वो बंद हो गया। लेकिन गोपाल जी ठाकुर के साथ हुआ यूँ कि लगातार आता ही चला गया, जहाँ भी जा रहे थे कई जगहों उनका जो विरोध शुरू हुआ वो चुनाव के दिन तक विरोध दिखा। हाँ, चुनाव के दिन से थोड़ा दिन पहले तक, जब तक मोदी ना आए हैं उतना दिन तक तो चला, मतलब ये रुका नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हालांकि गोपाल जी ठाकुर जो है ना रोहित, वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी है। एक बार मैंने बीजेपी कार्यालय पटना में उनके अपोजिट साइड भुट्टा का दुकान है, वहाँ पर मैंने बैठ के ज़मीन पर उन्हें भुट्टा खाते हुए देखे, इतने डाउन टू अर्थ। लेकिन हालांकि क्यों उनके प्रति ऐसा विजुअल्स आया, क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, आपने 2019 का आंकड़ा बताया कि ये तो आंधी तूफान की तरह 2.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीत गया, ठीक है। तब हालांकि तब भी मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन 2019 में मुकेश सहनी इतनी ताकतवर नहीं थी, नई पार्टी बनाई थी, उतना ये नहीं था, उतना वो ब्रांड नहीं बने थे। लेकिन 2024 आते आते थोड़ी ताकत जो है वो बिहार में मुकेश सहनी की बढ़ी है। 2018 में तो पार्टी ही वो बनाते हैं 1 अप्रैल 2018 को, उसके बाद 2019 में 1 साल बाद तो चुनाव ही होते, तो उतनी ताकत नहीं थी, नए नेता होते। लेकिन अब
2024 तक आते आते पानी बह चुका है। कम से कम गोराबोरम में ये इस स्थिति में तो है मुकेश सैनी कि लीड करवा सके, मुझे ये लगता है। और इसी के हिसाब से कह रहा हूँ कि टक्कर हो सकता है अगर गोपाल जी यहाँ से जीत जाते हैं, ठीक है। अगर इफ अगर लगाता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे तो 50,000 वोटों से जीत सकते हैं, 60,000 वोटों से, इतना ही का मार्जिन हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आप 2.5 लाख वोटों से आप लीड लेके जीते हो 2019, 2024 में ये संभावना नहीं है। मार्जिन तो कम नहीं, अगर सीट बचती है तो बस मोदी की वजह से बचेगी। हाँ बिल्कुल, मोदी ही बचाएंगे गोपाल जी ठाकुर को, और कुछ नहीं। तो देखिए दरभंगा की बात कर रहे हैं, दरभंगा का एक थोड़ा आंकड़ा बताते हैं। बिहार में कुल जो आज वोटर थे जिनको वोट डालना था वो 95,83,000 के करीब में थे। दरभंगा में 17,81,356 कुल मतदाता थे और टर्नआउट जो है वो लगभग जो है पिछले बार के हिसाब का ही लगभग हुआ है। करीब करीब जो है 9-9.25 लाख के आसपास में जो वोट वहाँ पे कास्ट हुआ होगा जब फाइनल टैली आ जाएगी उसके हिसाब से। पिछली बार वहाँ की कुल 6 विधानसभाएं जो गौराबोरामपुर, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर, ये जो कुल 6 विधानसभा के सेगमेंट्स हैं जो कि मिलकर के दरभंगा लोकसभा सीट बनती है। पिछली बार इन सभी सीटों पर बीजेपी को लीड हुई थी। 19 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने इन सभी विधानसभाओं में लीड किया था और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई थी। और इन सभी सीटों पर जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछड़ गए थे, लिहाजा वहाँ पर ये दिखा कि वहाँ पर उनको नुकसान हुआ। 2000 क्योंकि ये जो आंकड़ा जो हम लोग बता रहे हैं, एक चीज़ और, अगर विधानसभा वाइज भी अगर देखें ना तो 2020 में विधानसभा का चुनाव, उस 6 विधानसभा आते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, सिर्फ दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव आरजेडी के विधायक है। इस हिसाब से भी देखें तो मतलब कि पलड़ा थोड़ा भारी सा लगता है, भारी सा लगता लेकिन है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ है, वहाँ पर उनका जिस तरह का विरोध हुआ और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर वोट डाला भी गया तो मोदी के नाम पर या फिर मजबूरी में गोपाल जी ठाकुर को वोट दिया गया, अगर ऐसी स्थिति जो ग्राउंड से निकल के सामने आ रही, अगर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है तो इसका ये मतलब आप मान के चलिए कि लड़ाई वहाँ पे कांटे की है। और इस सीट पर जो है गोपाल जी ठाकुर या फिर ललित यादव दोनों में से कोई भी जीत सकता है और जो जीतेगा उसका मार्जिन बहुत लंबा नहीं हो सकता है। अगर बीजेपी जीतती है तो वहाँ पे मोदी मैजिक काम करेगा और अगर ललित यादव जीतते हैं वहाँ से तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहाँ पे फील्डिंग सेट की, एक तो ये और दूसरा ये कि वहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ वो काम करता हुआ नजर आ सकता है। और दरभंगा में एम्स को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जब तक सरकार में नहीं थे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है उस इलाके में पड़ सकता है। तो ये दरभंगा की हमने बात की। तो उजियारपुर की बात करते हैं। उजियारपुर में नित्यानंद राय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में आरजेडी ने इस बार उतारा है यहाँ पर आलोक मेहता को। साल 2019 की बात करें तो यहाँ पर नित्यानंद राय के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। रालोसपा पार्टी थी उनकी उस वक्त में और उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ थे। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा एनडीए फोल्ड में हैं। उजियारपुर की बात करते हैं तो नित्यानंद राय ने वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को 2,77,000 वोटों से चुनाव वहां पे हरवाया था। उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं उसी जाति को एक तरीके से यहाँ पर उतारने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की है। कोयरी जाति से आते हैं आलोक मेहता और क्योंकि आलोक मेहता सांसद बनना चाहते हैं उनके लिए तेजस्वी यादव ने भी खूब जोर लगाया। देवांशु, उजियारपुर में क्या फीडबैक निकल के सामने आ रहा है वहाँ से? देखिए, अमित शाह जब प्रचार करने के लिए आते हैं नित्यानंद राय के लिए तो उन्होंने जिगरी दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है वहाँ के वोटरों में जो है वो गया। देखिए, नित्यानंद राय 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 और 2019 में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। 2014 में उन्होंने आलोक मेहता को हराया था। आलोक मेहता 2009 का भी चुनाव जो है वो उजियारपुर से जो है वो लड़ते हैं लेकिन वो जीत नहीं पा रहे। बहरहाल देखिए, एक तरफ यादव उम्मीदवार थे और दूसरी तरफ जो है वो कुशवाहा उम्मीदवार थे। अभी भी मैं यहाँ कहूँगा कि नित्यानंद राय स्ट्रॉन्ग जोन में है, क्योंकि देखिए नित्यानंद राय एक बिहार बीजेपी से उभरते हुए नेता के तौर पर है। ठीक है, बिहार बीजेपी को चला सम्राट चौधरी रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा
उनके फैसलों से लगा है कि बैकडोर से जो है नित्यानंद राय बिहार बीजेपी को चला, चाहे चिराग पासवान को फिर से एनडीए में लाने का ही बात क्यों ना हो, पूरी फील्डिंग पूरी सेटिंग जो है वो नित्यानंद राय ने ही किया था। बिहार में जब उपचुनाव हुए नतीजे उस रूप से अनुकूल नहीं आ रहे थे बीजेपी के, तब कहा गया है कि हो सकता है कि नित्यानंद राय का पर कतरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नित्यानंद राय जो है वो बिग बॉस के करीबी नेताओं में से एक बन गए हैं। बहुत ही कूल, बहुत ही काम, गुस्सा नहीं आने वाला नेता, सबसे मिलने वाला नेता, और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन से निकलकर जो है वो पहुंचने वाला नेता। मतलब कि वो शुरुआती दौर में बीजेपी के कार्यकर्ता बनते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मतलब वहाँ से निकला हुआ नेता है, ठीक है, वहाँ से निकलता है नेता, फिर सांसद बनता है, फिर केंद्रीय बनता है, और लगातार प्रमोशन जो है उस नेता की हो रही है, तो कहीं ना कहीं खूबी तो होगी। और कहीं ना कहीं यादव समाज से आता है। देखिए एम.वाई यादव कहा जाता है कि बिहार में जो है वो आरजेडी को ही वोट करते हैं, लेकिन क्या ये बात उजियारपुर के लिए लागू होती है? तो उजियारपुर में जो है वो नित्यानंद राय कुछ हद तक यादव वोट बैंक भी उनके साथ रहता है, वो तोड़ पाने में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कामयाब होते हैं। और एक ऐसे बिल्ड से आ रहे हैं ना कि एक यादव नेता उभर रहा है उजियारपुर, यानी कि समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, तमाम उन क्षेत्रों से एक यादव नेता उभर रहा है जहां से तेजस्वी यादव स्ट्रॉन्ग जोन में है। भले ही उनके सांसद ना हो हाजीपुर में, भले ही उनके वैशाली में उनके सांसद ना हो, भले ही समस्तीपुर में उनके सांसद ना हो, लेकिन वहाँ का यादव जो है वो कम से कम विधानसभा में तो देखा गया। हाजीपुर को ही देख लीजिए ना, हाजीपुर में ज़्यादातर विधायक जो हैं वो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विधानसभा आता है ज़्यादातर आपको देखेंगे महागठबंधन के ही विधायक है। समस्तीपुर में भी इस तरीका है। उजियारपुर की अगर बात करें तो उजियारपुर में 3 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है और 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। इस हिसाब से नेक टू नेक फाइट है। आलोक मेहता भी अगर दूसरी छोड़ देखिए तो आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं और वो भी बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। अगर दोनों तरफ जो है ना बड़े कूल, बहुत काम, गुस्सा नहीं आने वाला नेता, जनता के बीच में रहने वाला, लगातार विधायक बनते रह रहे हैं और तेजस्वी यादव के भरोसेमंद नेताओं में से एक है। अहम जिम्मेदारी जो है, जब याद होगा कि जब चंद्रशेखर से शिक्षा मंत्री लिया गया तो इन्हीं बनाया गया था, आलोक मेहता को ही बनाया गया। तो दोनों तरफ उम्मीदवार अच्छे हैं, दमदार हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ एज किसको है, कौन जीत रहा है, वन लाइनर अगर जवाब आप सुनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से क्लियर कट जवाब यही है कि उजियारपुर नित्यानंद राय निकाल लेंगे ये सीट। अब आप विस्तार से पूछिएगा तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जो भी फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड से आ रहे हैं, हमारे संपादक महोदय भी आज उजियारपुर में थे, लगातार वोटरों से बातचीत भी कर रहे थे, जो उन्होंने भापा हमें फ़ोन पे बताया, लगा कि इंटरनल तौर पर। और वहाँ तो कई यादव गांव में भी गए, वहाँ पे यादव भी नित्यानंद राय के समर्थन में यादव भी वही तो कहेंगे, अगर वो यादव भी सपोर्ट में, उनका इस तरीके का रहता है। दशहरे पूजा में बिना सिक्योरिटी के दशहरा मेला घूमने देखने निकल जाते, तो नित्यानंद राय डाउन टू अर्थ है। कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता नित्यानंद राय पर कि वो नेताजी आते नहीं हैं, नेताजी दिखते नहीं हैं। नेताजी केंद्रीय मंत्री हैं, नेताजी को बैकडोर से बिहार बीजेपी के भी कई काम देखने होते हैं, लेकिन फिर भी नेताजी अपने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए टाइम निकाल लेते हैं। वो हाल दरभंगा में जो गोपाल जी ठाकुर के साथ हुआ उनके साथ नहीं हुआ। मतलब कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन में है और ये सीट निकाल लेंगे। देखिए उजियारपुर का थोड़ा सा फ्लैशबैक में बता देते हैं कि उजियारपुर में 14 के मुकाबले 19 में कम पोल हुआ था। वहाँ पर 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन 14 से और 19 में थोड़ा बहुत कम का एक मार्जिन था। जो कुल वोटर वहाँ पर हैं वो उजियारपुर में 17,45,408 लोग हैं जो कि वोटिंग जो कि इनरोल्ड हैं लिस्ट में, लेकिन टर्नआउट करीब 9 साढ़े 9 लाख के आसपास में फाइनल जब टैली आ जाएगी चुनाव आयोग की तो उसके हिसाब से होता हुआ नजर आएगा। यानी कि पिछली बार इतना ही वहाँ पे वोटिंग हुई है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो है नित्यानंद राय ने चुनाव जीता और वो चुनाव उन्होंने हराया आलोक मेहता को 14 में, 19 में उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े दिग्गज को। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि आलोक मेहता एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पे, और 9 में वो 25,000 से चुनाव हारते हैं, 14 में वो 60,000 से चुनाव हारते हैं, और क्योंकि महागठबंधन के तहत वो सीट चली जाती है उपेंद्र कुशवाहा के फोल्ड में 19 में, तो वहाँ पे जीत हार का अंतर करीब 3.25 लाख का हो जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों जीती गई सीटों में से ये एक सीट होती है। पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोदीनगर और विभूतिपुर ये सीटें हैं जो कि ये विधानसभा की सीटें हैं जो कि यहाँ पर फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर
ये सबको मिलकर के उजियारपुर सीट बनती है। वैशाली की पातेपुर और बाकी सभी समस्तीपुर की सीटें हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि सराय रंजन बिहार सरकार में नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले विजय चौधरी जहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं, और विजय चौधरी का बड़ा होल्ड है उस इलाके में। तो विजय चौधरी ने क्योंकि हर बार मदद करते हैं नित्यानंद राय की, तो इस बार भी मदद की होगी। और ये स्थिति अगर बनती है तो यहाँ पे जो आलोक मेहता है उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आती नजर आ रही है। फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट से लग रहा है कि एक बार फिर से नित्यानंद राय जो है इस सीट को जीत करके यहाँ पर जो है एक तरीके से कहें कि इस हैट्रिक लगाते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि अमित शाह कह के गए हैं उनके बारे में कि इनका कद और बढ़ने जा रहा है, मेरा दोस्त है, यार है, तो उनका एक तरीके से कहें कि जनता ने भी मान लिया है कि ये बड़े पद पर रहेंगे तो उजियारपुर के लिए बड़ी चीज़ें आएंगी, बड़ी सौगातें लेकर के आएंगे, और यही होता हुआ नज़र आ रहा है। उजियारपुर से ही सटा हुआ समस्तीपुर ही ज़िला है और वहाँ पर समस्तीपुर सीट है। 2 मंत्री और उनके बेटे और बेटी वहाँ पर चुनावी मैदान में, रिजर्व सीट है। समस्तीपुर की बात करते हैं तो शांभवी चौधरी लोजपा रामविलास की प्रत्याशी है वहाँ पर, और दूसरी तरफ में वहाँ पर जो है सन्नी हजारी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाएंगे। बहुत अंतिम वक्त में सन्नी हजारी के नाम का ऐलान किया गया वहाँ पे, और ये उनके लिए कितना नुकसान फायदा कर रहा है इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। समस्तीपुर की बात कर लें तो समस्तीपुर सीट पे पिछले बार 19 में जब चुनाव हुए तो रामचंद्र पासवान चुनाव जीते गए वहाँ पे, उनका निधन हो गया अचानक से। उसके बाद उस सीट पर जो है उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे, प्रिंस राज, और वो उपचुनाव जीत करके वहाँ से आते हैं। लेकिन क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच में जो लड़ाई थी उसकी वजह से चिराग गुस्से में थे और उन्होंने ये सीट छीनी, और छीनने के बाद वो समस्तीपुर की ये जो सीट थी वो शांभवी को देते हैं। शांभवी अब हैं कौन? अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में से एक हैं, उनकी बेटी हैं। किशोर कुणाल जो कि महावीर मंदिर के प्रबंधक हैं, उनकी बहू हैं। और वहाँ पर शांभवी चौधरी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार करते हुए कहा कि वो मेरी बेटी है, देश की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, और ये अब चुनाव जीत के जाएगी तो समस्तीपुर नया इतिहास बनाएगा। यानी कि वहाँ पर लड़ाई जो है हाथ बनाम हेलीकॉप्टर का है। देवांशु, समस्तीपुर की बात करते हैं, शांभवी चौधरी मंत्री की बेटी और एक तरफ मंत्री का बेटा सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटे, क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स निकल के आई हैं अभी तक? देखिए, बिहार में समस्तीपुर एकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बेटा बेटी की लड़ाई हो रही है, और जेडीयू कोटे के 2 मंत्री, एक महेश्वर हजारी के बेटे चुनावी रण में, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चुनावी रण में। जब चुनाव जो है शुरुआत हो रहा था, जब शांभवी के नाम का ऐलान हो रहा था, तब जब पहली बार शांभवी जो है वो समस्तीपुर गई थी, तो उसके 2-4 रोज़ बाद तक ये कहा जा रहा था कि शांभवी जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है, क्योंकि वो नई है और उनका कहीं ना कहीं जो है इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से, या कहें कि महागठबंधन की तरफ से जोरदार जो है वो टक्कर जो है वो समस्तीपुर में दिया जाएगा। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे प्रचार हो रहा होता है बदल जाती है, और ये कैसे बदलता है? देखिए, एक तो सन्नी हजारी जो का नाम का ऐलान होने में देर हुआ, उतना वक्त वो प्रचार कर चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जब पीएम मोदी आते हैं तो उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो बड़ा मतलब कि लोगों को हिट किया है, वो हिट वाली लाइन, और लोगों को पसंद आई। और कहीं ना कहीं जो समस्तीपुर के लोग थे, जो वोटर थे, उनके मन और मिजाज में ये गया कि पीएम मोदी जिसकी तारीफ कर रहा है इस तरीके से, इस इमोशनल तरीके से, कहीं ना कहीं वो बड़ा पॉजिटिव गया शांभवी के लिए। और उसके बाद जो है उसी दौरान क्या हुआ कि उनके पिता अशोक चौधरी ने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में डेरा डाल दिया और अपनी बेटी को जितवाने के लिए जी तोड़ से जो है वो मेहनत जो है उन्होंने किया। तो दूसरी छोर क्या हुआ, सन्नी हजारी के पिताजी को अल्टीमेटम भी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दे दिया गया, गड़बड़ करने वाले को वो छोड़ेंगे नहीं। यानी कि महेश्वर हजारी जो लब्बो लुबाब था, जो मैसेज उनको खुले तौर पर दिया गया कि महेश्वर हजारी अगर अपने बेटे की मदद करते हैं तो उनका मंत्री पद से जाना बिहार में वो तय है, ठीक है। खुलकर वो शब्द वो इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन इनडायरेक्ट मजमून यही था। उसके बाद देखिए, बेटे के लिए वो भले ही अपने घर के कमरे के अंदर से किसी को फ़ोन कर रहे होंगे, लेकिन घर के बाहर जाकर वो अपने बेटे के साथ खड़े भी नहीं रह सकते थे, ये आलम जो है वो हो गया। तो ऐसे में ठीक है, अब है महेश्वर हजारी है जो है जो है लंबे वक्त से स्थानीय विधायक रहे हैं, उनका इलाके में प्रभाव है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ, खासकर सन्नी हजारी भी जो है वो परिषद में रहे हैं वहाँ पर,
तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, लेकिन संभावी अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन में है। इसलिए स्ट्रॉन्ग जोन में है, एक तो इंडिया महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनके पिताजी ही प्रचार नहीं कर सके क्योंकि वो जेडीयू में है, ठीक है। नीतीश कुमार के अल्टीमेटम, मोदी ने जो इमोशनल जो बातें कही संभावी के लिए, वो दोनों बहुत ही प्लस गया है और कहीं ना कहीं संभावी एज है और संभावी ही मुझे लग रहा है कि यहाँ से जीतेंगे। अकेले थकेले पड़ गए सन्नी हजारे। तो समस्तीपुर में 2 चुनाव हुए 19 के बाद, एक 19 में और एक बार फिर से बाई इलेक्शन हुए। वहाँ पे रामचंद्र पासवान जब आए थे तो 60% वोटिंग हुई थी वहाँ पे, और जब प्रिंस राज वहाँ पर आए थे तो 70% वोटिंग हुई थी। और इस बार भी वहाँ पे 19 वाले ही फॉर्मेट पे चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 60% के आसपास में वो आंकड़ा पहुंचेगा। और क्योंकि महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार ने एक तरीके से कि बांध दिया, ये कह के कि अगर जो हमारे प्रत्याशी के खिलाफ इधर उधर करेगा उसको हम छोड़ने नहीं वाले हैं। और मोदी ने जो फील्डिंग सेट की शांभवी को लेकर के, इसका असर हुआ क्योंकि शांभवी खुद दलित समाज से आती हैं, महिला हैं, तो एक बड़ा वोट उस तरह से ट्रांसफर होगा। शांभवी की बात कर ले तो वो जो है पासी समाज से आती हैं, जबकि जो सन्नी हजारी हैं वो दुसाद समाज से आता है। दुसाद यानी कि चिराग पासवान का वोट, तो चिराग का वोट तो चिराग के प्रत्याशी को मिलेगा वहां पे। और इनके साथ ऐड हो जाता है पासी का भी वोट, जो कि उनका अपना वोट है। और क्योंकि वो बहू एक भूमिहार परिवार की हैं, तो उसका भी वोट वहां पर जो है, जो अग्री जाति के जो वोट बैंक है, वो भी इंटैक्ट होकर पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि वहां पे लड़ाई है या क्लीन स्वीप कर रही है शाम? देखिए, आपने जाति की बात छेड़ी तो जाति को और थोड़ा विस्तार करते हैं इस क्षेत्र पर। देखिए, ये क्षेत्र जो है वो कुशवाहा और यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। दलितों की संख्या है और इसमें क्या है ना कि यहाँ का यादव तेजस्वी यादव का यादव नहीं है। अगर होता तो नतीजे कुछ और होते। ये पिछले का मैं बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो समस्तीपुर का जो हमें बताया जाता है। कुशवाहा वोटर ठीक है, लालू यादव की तरफ से प्रयोग किए गए इस बार कुशवाहा वोटर में सेंधमारी करने की, लेकिन क्या समस्तीपुर में कुछ कुशवाहा वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन के साइड जाने वाले हैं? तो ये सीधा जवाब है, नहीं जाएंगे। कुशवाहा वोटर जो है वो इसी साइड रहेंगे, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के साइड रहेंगे। अब रही यादव, देखिए नित्यानंद राय के साथ क्या होता है, उजियारपुर बगल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यादव को आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आरजेडी के वोटर्स हैं, ठीक है। और सेम चीज अप्लाई होता है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ का यादव पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव का नहीं है। यहाँ के यादव जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करते ही करते हैं। तो अगर जाति के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर संभावी चौधरी का जो है वो पल्ला भारी है। भारी कहाँ नहीं है, अगर ढूंढने जाए तो कहाँ थोड़ी सी कमजोरी आती है। आती ये है कि सन्नी हजारी जो है वो जिला परिषद में रहे हैं और उनके पिताजी कई दफ़ा जो है वहीं से विधायक रहे, तो उनका एक प्रभाव है। हालांकि पिताजी खुलकर प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, जो भी वो फोन पे बस कर दिया गया है, अंदर ही, घर के अंदर ही। वो अपने बेटे के साथ कहीं खड़े होकर फोटो भी नहीं खिंचवा पा रहे हैं। तो ये आलम है। तो ये कहीं ना कहीं ताकत है महेश्वर हजारी के इलाके में, लेकिन उनको पैक कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिमटा गया। जिला परिषद में है, ठीक है, सन्नी हजारी, लेकिन क्या एक जिला परिषद होने भर से कि आप लोकसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं जीत सकते? आप विधानसभा में आप इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका पल्ला भारी हो सकता है, ठीक है, कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बात जब लोकसभा क्षेत्र की आती है तो वहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं अभी भी कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग जोन में, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है संभावी चौधरी। और यहाँ से सीधा लग रहा है कि संभावी चौधरी जो है वो यहाँ से सांसद बनेंगी, और सिर्फ सांसद ही नहीं बनेंगी, देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद जो है वो बनने जा रही है। और जैसे ख्वाहिश, जैसे हसरत पीएम मोदी भी रखते हैं उनके लिए, वो ख्वाहिश मुझे लगता है कि वहाँ के मतदाताओं ने क्लियर कर दिया है। संभावी चौधरी को वो जो है अपने इलाके की सांसद, यानी कि समस्तीपुर की सांसद बनाने वाली है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं समस्तीपुर के बाद, और अब बात कर लेते हैं हम लोग बेगूसराय की। बेगूसराय भूमिहारों की राजधानी कह लीजिए, भूमिहारों का गढ़ कह लीजिए, बीजेपी का गढ़ कह लीजिए, फिलहाल ये सब कुछ वहाँ पर है। और बेगूसराय की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर जो 5 सीटों पर हैं, वहाँ पे बेगूसराय जो है सबसे ऊपर है। करीब 22 लाख मतदाता वहाँ पर हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे। नवादा छोड़ के गए थे कि वहाँ पर वो बेगूसराय, और बेगूसराय में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। और पिछली बार उनके खिलाफ में त्रिकोणीय मुकाबला था, कन्हैया कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी वहाँ पे चुनावी मैदान में थे, और गिरिराज सिंह ने क्लीन स्वीप कर दिया था वहाँ पे। अब क्योंकि उनके खिलाफ में जो है अवधेश राय, जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर।
पिछले बार जब चुनाव हुए थे वहां पर तो कन्हैया कुमार। हाँ कन्हैया कुमार थे, तो वहां पे जो वोटिंग थी वो 14 के मुकाबले करीब करीब 2.5% ज़्यादा वोटिंग हुई थी 19 में। और इस बार वहाँ पे बहुत अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे हैं, मतलब फिलहाल तक की जो टैली हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 55% के करीब करीब पहुंचेगा, यानी कि पिछले बार के मुकाबले 5% कम वोटिंग वहाँ पे होती हुई नजर आएगी। इसका नुकसान नफ़ा नुकसान किसको होने जा रहा है? बेगूसराय में क्या है, क्योंकि वो लेफ्ट का भी CPI का भी गढ़ माना जाता है इस पूरे इलाके को, एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कब्जा रहा है, एक तरीके से कैसे राज रहा है उस पार्टी का। कुल 7 विधानसभाओं को मिलकर के बेगूसराय लोकसभा सीट बनती है। और आंकड़े तो देवांशु जो आज निकाल के लाए हैं वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? हम बताते हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो भी हम फीसदी वोटिंग का बता रहे हैं, देखिए पूर्ण आंकड़ा जो वोटिंग फीसदी का है वो देर रात तक आता है, और ये आंकड़ा जो हम लोग अभी जो बता रहे थे वो शाम तक का ही है, 3 या 4 बजे तक का ही हाँ, है, 5 बजे तक 5 बजे तक का है। तो ऐसे में आपने सवाल किया कि बेगूसराय में क्या होने जा रहा है। शुरुआत में आपने कहा कि भूमियार बहुल, यस बिल्कुल, भूमियार यहाँ 3.5 लाख है। बहुत ही कम ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर 3.5 लाख के करीब जो है वो भूमियार वोटर्स की है। और अगर कहें कि इस पिछले बार त्रिकोणीय मुकाबला था, आरजेडी से तनवीर हसन थे, CPI की तरफ से वो कन्हैया कुमार थे, तब पिछली बार क्या था जो इस बार नहीं है। इस बार जो है वो पिछली बार नहीं था, पिछले बार बड़ा जो कन्हैया कुमार ने जो तामझाम पेश किया, उससे ऐसा लगा कि नहीं कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है, क्या रेस में भी है कि कांटे की लड़ाई होगी, ऐसे लग रहा था। लेकिन जब नतीजे आए ना, सबकी हवा जो है वो टाइट हो गई है, फुस फुस वाली स्थिति में आ गए। कन्हैया कुमार हो चाहे तनवीर हसन, दोनों के वोट को अगर मिला दिया जाए ना, कि कन्हैया कुमार को जितने वोट आए थे और जितने वोट तनवीर हसन, दोनों के वोटों को मिला भी दें तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले बिहार में जो है वो गिरिराज सिंह थे, 4,22,217 वोट। हाँ, ये बिहार में 2019 लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। हाँ, गिरिराज सिंह ने, तब बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को कन्हैया कुमार बेगूसराय में उन्होंने उतार दिया था। लगा था कि भाई कन्हैया कुमार कांटे की टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाए। इस बार भी लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। कन्हैया कुमार लंबे वक्त से ऑन ग्राउंड रहने वाले उस वक्त नेता नहीं थे। अवधेश राय इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, 2 टर्म विधायक रहे हैं, यानी कि, लेकिन इस बार जब अंतर क्या है, अंतर यह है कि पिछले बार गिरिराज सिंह का कहीं कोई विरोध नहीं था, पहली बार ही चुनाव लड़ रहे थे 2019 में। इससे पहले 2014 में भोला सिंह वहाँ से जो है उम्मीदवार थे, वो सांसद थे, वहाँ से उम्मीदवार भी थे और जीत कर भी बने थे सांसद, और उन्होंने हराया भी था तनवीर हसन को आरजेडी के। लेकिन इस बार तनवीर हसन चुनाव जो है वो उन्होंने नहीं लड़ रहे, ये पार्टी जो है वो महागठबंधन में ये सीटें जो है वो लेफ्ट पार्टी को गई। तो अब क्या होने जा रहा है, क्या गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव हार रहे हैं क्या? पिछली दफ़ा तो 4 लाख पार कर गए। देखिए शुरुआती दौर में थोड़ी नाराज़गी थी उनके प्रति लोगों में, ठीक है, होता है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, केंद्रीय मंत्री हैं, हो सकता है, लेकिन काम करने का शुद्ध रूप से बतौर एक सांसद अगर वो किसी को भड़का देना, अगर फ़ोन कर देना किसी अधिकारी को, तो उसकी हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की, क्योंकि वो काम 10 काम छोड़ के गिरिराज सिंह का काम करने में लग जाएगा। तो ठीक है, नाराज़गी रही होंगी, कुछ लोगों में रहती है। और कभी कदाल क्या होता है ना रोहित, कि करवाया भी जाता है भीतरी घात, ताकि वो मैसेज दिया जाए आला कमान को, देखिए ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, उम्मीदवार को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब कुछ तब हो रहा था जबकि गिरिराज सिंह के नाम का ऐलान नहीं हो लेकिन रहा वहाँ था। पे जो और फिर वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो पूर्व बीजेपी के MLC हैं रजनीश, हाँ। उनके बारे में चर्चा है कि वो भीतरघात करने की फिराक में, जो राज्यसभा के सांसद हैं वहाँ पे राकेश सिन्हा, वो वहाँ पे उनका गेम बिगाड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ खुद जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम बड़े चेहरे जो जिनको सो कॉल्ड विराट हिंदुत्व वाले नेता के तौर पर पहचानते हैं, उन लोगों के आने से क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उसी लोकसभा में होता रहा है देवांशु, बेगूसराय में, और इस बार आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए गिरिराज सिंह का जीतना इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिए, जीत के लिए, देखिए क्योंकि देखिए जो छवि गिरिराज सिंह ने खुद के लिए जो बनाई है, गिरिराज सिंह से अब जब आप सवाल हिंदुत्व कीजिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, गिरिराज सिंह से जब आप सवाल राहुल गांधी पे कीजिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, और हिंदुत्व का जब मसला है, पाकिस्तान का मसला है, तो वो तो भागे भागे बाइट देने के लिए आने वाले नेता है। तो जब अगर ये चुनाव अगर हारते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत नेगेटिव, बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए पूरी ताकत जो है वो बीजेपी की तरफ से झोंकी गई है, खासकर असम के CM का आना, यूपी के CM का आना। हाँ,
प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं। और एक ही दिन दोनों हाँ, दोनों आना। मैसेज एकदम क्लियर था कि गिरिराज सिंह को हर हाल में जिताना, और किस तरीके से हिंदुत्व को जो है ना, हिंदुत्व के लिए हृदय सम्राट माने जाते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है, देखिए एक और है बेगूसराय की खासियत यह है कि बेगूसराय से जीतने वाले जो लोग हैं ना, जो सांसद होते हैं ना, ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री ही बनते हैं। वहाँ के लोगों को भी पता है, ठीक है जैसा भी है एंटी इनकम्बेंसी भले ही हो, अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो गिरिराज सिंह का टिकट कंफर्म मंत्री में भी होगा, संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लगता है कि केंद्रीय मंत्री बनता है कोई आदमी अगर सांसद, और तो बने ना, क्योंकि हाँ, प्रोफाइल उनका अपग्रेड किया गया था अभी हाल 2014 में। से लगातार केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदे करता है ये चीज़, केंद्रीय मंत्री होना, ठीक है। और यहाँ तो देखिए पहली दफ़ा श्याम नंदन मिश्र विदेश मंत्री बने थे 1979 में, चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे 1951-52 में ही यहाँ से जो है वो श्याम नंदन मिश्र पहली दफ़ा जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए। कृष्ण शाही मानव संसाधन मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। तो लंबी फेरिस्ट है, यहाँ से सांसद जो बनते हैं वो ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। गिरिराज सिंह के लिए अगर ओवरऑल अगर पूछें तो भले ही 4 लाख वोटों से ना जीत पाए, लेकिन जीतेंगे तो वही, ठीक है। भीतरी घात के शिकार हुए हैं कुछ हद तक, जो इंटरनल हमारे पास भी जानकारी आ रही है, लेकिन भीतरी घात इस तरीके से और इतना बड़ा नहीं है गिरिराज सिंह को बेगूसराय में 2024 के चुनाव में हरा दे। देखिए वहाँ पे कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, चरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, बतिहानी, जो है साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय और ये बखरी। यहाँ पर सीपीआई के 2 विधायक हैं, आरजेडी वहाँ पर के 2 विधायक हैं, बीजेपी और जदयू को मिला दें तो कुल 3 हो जाते हैं, 2 बीजेपी और जदयू के मिला के कुल इस तरह का इक्वेशन है। यानी कि 4 पर महागठबंधन है वहाँ पर, और 3 पर वहाँ पर एनडीए है विधानसभा के चुनाव के हिसाब से। लेकिन जो वोटिंग टर्नआउट 19 में हुआ है और जो आंकड़े इस बार आए, उसे थोड़ी टेंशन गिरिराज सिंह को ज़रूर होगी, क्योंकि पिछली बार जो है वो करीब 12.25 लाख वोटर्स जो है घर के बाहर आए थे कुल 22 लाख वोटर्स में से, और जो कि करीब 62% के से ज़्यादा था। इस बार यह आंकड़ा 60 के नीचे रह रहा है, तो गिरिराज सिंह में थोड़ी सी टेंशन है। लेकिन क्योंकि पिछली बार का मार्जिन इतना बड़ा था वहाँ पे, और इस बार कन्हैया कुमार ने वो एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया, सीपीआई के लिए 2019 में सबसे गोल्डन टाइम था। इस बार उतना कुछ वहाँ पे ग्राउंड पे नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ चंक्स में वहाँ पर, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाली पार्टी है, उसी हिसाब से प्रचार करती है, तो वो सब तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने एक तरीके से कहें कि अंतिम में माहौल बना दिया वहाँ पे, और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को का आना, या फिर क्योंकि उनको लेकर के एक बड़ी एक तरीके से कहें कि बड़ा जोश रहता है वोटर के अंदर में, योगी आदित्यनाथ को लेकर के हेमंत विश्व शर्मा का आना, ये तमाम ऐसे चीज़ें हुई वहाँ पर, जिसका एक बड़ा मैसेज निकल के सामने आया है। और इसका मतलब यही है कि वहाँ पर गिरिराज सिंह को एक बड़ा एज है। हालांकि अब पिछले बार के मुकाबले उतने वोटर्स तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत बेगूसराय में गिरिराज सिंह की होने जा रही है। अब मुंगेर सीट की बात करते हैं। मुंगेर, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वहाँ पर, नीतीश कुमार के सबसे खास चहेते ललन सिंह वहाँ से चुनावी मैदान में। ललन सिंह जो हैं वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले बार जब 19 में सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री बनते बनते रह गए, फिर आरसीपी ने कुछ खेल कर दिया, फिर नहीं बन पाए। फिर ललन सिंह ही वो मेन सूत्रधार थे जिन्होंने एनडीए से नीतीश कुमार को बाहर किया, अलग किया, और फिर से महागठबंधन की बिहार में सरकार 17 महीने की बनाई। और बाद में नीतीश कुमार और उनके कुछ करीबी जो मंत्री उस वक्त में थे, उन लोगों ने फिर से बीजेपी के साथ आना स्वीकार किया, और तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगा इस बात का कि वो इधर उधर बहुत कर रहे थे। ललन सिंह के खिलाफ ये माना जा रहा था शुरुआत में कि वहाँ पर लालू यादव ने जो प्रत्याशी दिया है, अनीता देवी मंडल, अशोक महतो की पत्नी जो हैं, उनको तुरंत शादी होती है। शादी होने का मतलब ही था कि टिकट उनको मिलने जा रहा है। अशोक महतो की पहचान उस इलाके में एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर रही, जो जेल से कुछ दिन पहले निकल के बाहर आए हैं। वहाँ पर ललन सिंह बनाम आप कह सकते हैं कि अशोक महतो ही मैदान में है। उनकी पत्नी जो है बस सिंबॉलिक तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जो कि आती हैं आपको धानुक जाति से।
हाँ। और दूसरी तरफ जो है भूमिहार जाति के ललन सिंह है। बड़ा लंबा एरिया है, पटना से शुरू होता है, बाढ़ मोकामा से शुरू होते हुए वो आपको जाता है, आपको बेगूसराय के बढ़िया को टच करता है और मुंगेर तक जाता है। ये पूरा इलाका है। वहाँ पर कुल वोटर वहाँ पे जो इनरोल्ड हैं वो करीब 20.5 लाख के करीब में है वहाँ पर। और पिछले बार जो वहाँ पे वोटिंग हुई, जो वोटिंग परसेंटेज था वो 14 के मुकाबले करीब 1.25% ज़्यादा वोटिंग हुई थी। 53% हुई थी 14 में, और ये बढ़कर के 19 में 54% हुई थी। ललन सिंह या अशोक महतो की पसंद। यहाँ पर देखिए जो प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर लोकसभा सीट पर जो किया, पूरी कोशिश थी कि अगड़ा पिछड़ा करवाया जाए। जब अटमल गोला आते हैं तेजस्वी प्रचार करने के लिए तो उनकी तरफ से कह दिया जाता है बिना नाम लिए हुए, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब बिना नाम लिए हुए कह दिया जाता है कि सारे जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो जो है वो लामबंद हो तो किसके खिलाफ हो? ऑब्वियसली अगड़े के खिलाफ हो। अगड़े के खिलाफ हो तो किसके खिलाफ हो? तो वो भूमियार के खिलाफ हो। नाम नहीं लिया गया, भूमियार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सीधे लामबंदी की बात जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से किया जो है वो गया। लालू यादव शुरू से ही चाहते थे, देखिए मुंगेर में ललन सिंह को टक्कर देना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में, इसलिए नहीं कि वो नीतीश कुमार के करीबी, इसलिए काम करने वाले सांसद के रूप में ललन सिंह जाने जाते हैं। कड़क मिजाज के हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। कई बार हमने देखा भी है, जो है वो कहते हैं ना कि बिहारी भाषा में खर खर बोलने वाले, डांट कर बोलने वाले और डांट कर काम करवाने वाले नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है। तो सांसद शुद्ध रूप से जो है वो बढ़िया सांसद हैं वो। अगर किसी अधिकारी को, ललन सिंह को छोड़िए, ललन सिंह किसी करीबी ने भी अगर फोन कर दिया ना तो सिर्फ अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो काम ना करवाए, 10 काम छोड़ के पहले ललन सिंह के काम में लग जाएगा, क्योंकि ये खौफ, क्योंकि वो अधिकारी भी जानता होगा कि अच्छा ये नीतीश कुमार का करीबी आदमी है, इनका काम नहीं किया तो सही में गड़बड़ ना हो जाए। तो ये खौफ, ये रुतबा ललन सिंह ने अपने लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बनाया है। लेकिन लालू यादव जानते हैं अगर इनको बीट करना है ना तो खेल तो अगड़ा पिछड़ा का करवाना ही होगा। लालू यादव ने एक ऐसे उम्मीदवार को लेके आए, सबसे पहले मिलने के लिए जो है वो अशोक महतो नवादा के लिए जाते हैं कि मुझे नवादा सीट दिलवा दीजिए। उनमें जो एक करीबी लोगों ने बताया था कि लालू यादव के पास जो है वो अशोक महतो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो नवादा लड़ेंगे, लेकिन लालू यादव की तरफ से कहा जाता है कि आप मुंगेर लड़िए, और एक शर्त और डाल दी जाती है कि आप शादी कीजिए। तब जो है अशोक महतो आनंद फानंद में शादी करते हैं अनीता देवी से, और उन्हें सिंबल मिलता है और चुनाव लड़ते हैं। इस बीच पूरी घटनाक्रम और पूरी चुनावी प्रचार के बीच होता यह है कि अनंत सिंह बाहर आते हैं। तब कहा जा रहा था कि क्या मोकामा में ललन सिंह कमज़ोर हो रहे हैं, क्या जिताने के लिए आ रहे हैं क्या अनंत सिंह, क्या मतलब कि कुछ कांटे की टक्कर दे पा रहे हैं क्या, ऐसे उसी कई तरह की बातें जो है वहाँ के लोगों के बीच में थी। खैर जो भी हो, अनंत सिंह बाहर आए हैं और इसका बहुत फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा ललन सिंह को मिलने जा रहा है मुंगेर में। वैसे भी देखिए अनंत सिंह सबके हैं, जब से वो रिहा हुए हैं नदमा गांव में ही जमे हुए हैं, उनका नदमा गांव में जमे हुए हैं। 20 साल बाद अपने गांव गए और सुबह निकलते हैं 7 बजे एग्जैक्ट वो निकल जाते हैं और देर शाम तक लौटते हैं। और करते क्या है, इलाके के जो भी गांव है सीधे चले जाना, उनसे बात करना, बैठना, नाश्ता पानी चाय सब करना, दिन भर अनंत सिंह यही कर रहे हैं। और इलाके की अगर बात करें, ठीक है, तो अनंत सिंह ने अपना काम कर दिया। पिछली बार ठीक है जब लड़ रहे थे मुंगेर तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लीड नहीं था ललन सिंह, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब आप निकालेंगे विधानसभा भाई, जब नतीजे आएंगे तो ये जरूर दिखेगा। उसको बताते हैं थोड़ा देवांशु। मुंगेर में पिछली बार 19 में जदयू को लीड हुआ था, जमालपुर विधानसभा में भी जदयू लीड पे थी, सूर्यगढ़ा में भी जदयू लीड पे थी, लखीसराय में भी जदयू को लीड था। मोकामा में नीलम देवी, क्योंकि अनंत सिंह जेल तुरंत गए थे और नीलम देवी वहाँ से प्रत्याशी थी महागठबंधन की, तो उनको लीड था। लेकिन बाढ़ में ये 6 सीटों में से 5 में जदयू को लीड थी वहाँ पर। लेकिन अब देखिए प्रहलाद यादव कहने को आरजेडी के विधायक है, लेकिन अब वो आरजेडी के विधायक नहीं रहे, एनडीए खेमे में, ठीक है। इस सीट पर अगर विधानसभा 22 भी अगर आप आंकड़े हम जो स्क्रीन पे चला रहे हैं वो आप देख रहे होंगे, इस हिसाब से भी देखें तो एनडीए स्ट्रांग है। दूसरे हिसाब से देखें तो कड़क सांसद, काम करने वाले सांसद के तौर पर पहचान भी है। आपने इंट्रो में कहा कि केंद्रीय मंत्री बनते बनते रह गए, तो कहीं ना कहीं इस बार वोटरों को भी मैसेज है कि इस बार अगर सांसद बनेंगे
तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो भारी भरकम प्रोफाइल मिलेगा। हाँ, भारी भरकम प्रोफाइल मिलेगा। और लोग भी चाहते हैं ना कि उनका सांसद जो है ना केंद्रीय मंत्री रहे, ये बेटर है कि ये सांसद होने से अच्छा है कि उनका सांसद प्लस केंद्रीय मंत्री, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र को कुछ ना कुछ तो फायदा जो है वो केंद्रीय मंत्री दिलवा ही देता है और दिलवा सकता है, नहीं तो ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग जोन में है और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ललन सिंह जीते और जीते ही नहीं, मतलब कि हाई मार्जिन से जीते। चाहते तो ये होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से ललन सिंह ही जीते। और इस बार जाने अनजाने ही सही माहौल जो है, हाँ लालू यादव ने प्रयोग ये कि मुंगेर में अगड़ा पिछड़ा हो। तो जो हमारे पास सूचना आ रही है कि कुछ सीटों पर ये खेल में कामयाब होते हुए दिख भी रहे, लेकिन फिर भी जीतेंगे ललन सिंह। और जाने अनजाने एक चीज़ और हम बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह का जो मुकाबला महिलाओं से ही होता रहा है। 2014 में बीना देवी उनके खिलाफ थी, 2019 में नीलम देवी थी और 2024 में अनीता देवी हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, निकाल लेंगे सीट। अब पिछली बार मुझे जहाँ तक याद आ रहा होगा रोहित 1,67,000 वोटों से वो जीते थे करीब, और इस बार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये मार्जिन बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। बहुत सी सीटों पे देखा गया है कि ये, क्योंकि मैं ज़्यादातर सीटों पे ये कह रहा हूँ कि जीतने वाले की जो मार्जिन है वो घटने वाली है। लेकिन मुंगेर में मैं आश्वस्त हूँ कि ललन सिंह जो है वो हाई मार्जिन से जीतने वाले हैं। हाँ, लालू यादव का प्रयोग कुछ विधानसभा सीटों पे कामयाब हुआ है, जो उन्होंने किया है अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश, लेकिन अगड़ा पिछड़ा वाली चाल जो है वो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि देखिए मोकामा टाल में कहा जाता है वो धानु कुर्मी का बेल्ट है। इतना विकास कर दिया ना नीतीश कुमार ने उस इलाके में। आप किसी गांव में जाना हो तो एक रास्ते से जाइए, और उस रास्ते से अगर नहीं लौटना हो तो अगले रास्ते से निकल जाइए। उस रास्ते से नहीं निकलना हो तो दाएं वाले रास्ते से बाहर निकल जाइए, बाएं वाले रास्ते से। मतलब एक गांव अगर आप सर्किल है तो सर्किल के चारों तरफ मतलब कि रोडों का जाल है। इतना काम कर दिया, बिजली रहती है। पहले तो मोकामा टाल में तो कुछ देखा ही नहीं था। अगर आपको पटना से जाना होता था मोकामा टाल तो एक दिन में अपनी गांव की यात्रा कर सकते थे। आप सुबह में निकलिए, अभी पहुंच जाइएगा गांव, और फिर मन करे तो पटना लौट आइए, फिर मन करे ना गांव जाना फिर चले जाइए। तो विकास का जाल जो है वो नीतीश कुमार ने बिछाया है। उस जाल का भी फायदा जो है वो ललन सिंह को होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो फेवर में जा रहे हैं इस बार ललन सिंह के लिए। तो देखिए ललन सिंह पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था लगभग इस बार भी उसी वोटिंग परसेंटेज के आसपास में है। 10,36,000 ज़्यादा करीब में जो है वोटर टर्नआउट हुआ था पिछली बार, कुल 20,42,000 वोटर्स में से। और बड़ी बात यह है कि इस बार की बात कर लें तो इस बार ललन सिंह को एक बड़ा एज है वहाँ पर। अनंत सिंह ने आकर के एक तरीके से कहें कि उनके लिए और माहौल बना दिया है, क्योंकि बड़ा एरिया है वहाँ पर, कई विधानसभाओं को छूता है। पटना से लेकर के आपको मुंगेर तक में, लखीसराय, 3 जिलों को मिलाकर के एक लोकसभा बनता है। मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा के जो विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट के वक्त में आरजेडी के विधायक थे, वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। तो एक वहाँ पर हालांकि खबर ये भी है कि सूर्यगढ़ा में उनके खिलाफ कुछ लोगों ने भीतरघात करने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि जिसको जो है ललन सिंह का नुकसान कर पाए। मोकामा और बाढ़ तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर इनको एक बड़ा एज मिलने जा रहा है। और जमालपुर, मुंगेर जो है वहाँ पर है ही, और लखीसराय क्योंकि विजय सिन्हा जो कि बिहार सरकार में डिप्टी सीएम हैं उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बनी हुई जो बचानी हो उसका मौका है यहाँ पर। अगर वहाँ पे बड़ी संख्या में वोटिंग होता है ललन सिंह के पक्ष में तो उनका कद भी जो है पार्टी के अंदर बढ़ेगा, ये भी आप मान के चलिए, यानी कि वो अपने इलाके के वोट को ट्रांसफ़र कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका मैसेज आएगा। तो ये बिहार की 5 सीटें, इन 5 सीटों का हमने आपको पूरा हाल बताया। हमने दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर का सब जो पूरी ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके जो आंकड़े आएंगे, कितनी वोटिंग हुई है, वो बहुत देर रात तक आती है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास थे और जो दिन भर हम लोगों ने वहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, जो तमाम फीडबैक्स आए, जो लोगों के बयान आए, जो वीडियोज़ हम तक पहुँचे, जो अलग अलग बिल्कुल सुदूर के जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर जो जिस तरह का जोश खरोश दिखा वोटरों के अंदर में, उन सबको मिला करके ऐसा लगता है कि जो स्थिति 2019 में हुई इन 5 सीटों पर, कुछ वैसी ही स्थिति जो है एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनावी नतीजों में यहाँ पर
दिख सकता है, यानी कि यहाँ पर एनडीए को बड़ी बढ़त हो सकती है। पहले और दूसरे चरण में जिस तरह के नुकसान की खबरें आई थी, उसको तीसरे और चौथे चरण आते आते जो है एनडीए ने एक हद तक जो है उस डैमेज को रोक लिया है, और इसका असर चुनावी नतीजों पर भी जरूर दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।